ग्रेट। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। वापस मिल रहे हैं हम, सहेली टीम। और हमारी जो बुक सेशन चल रही है, मिरेकल्स ऑफ मदरहुड, लेखक डॉक्टर उषा उकंडे मैम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट डे है। तो हम सभी लोग ध्यान से शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैं शमशाद मैम का स्वागत करना चाहूंगी कि वो हम सभी को ध्यान के सागर में लेके चले। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सब चलते हैं ध्यान के गहरे सागर में डूबने के लिए। आ जाइए सभी लोग गोता लगाने के लिए। आप लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, यानी सुखासन में बैठ जाएं। पानी पी लें, चश्मे यदि पहने हो तो उतार दें। अपने हाथों को क्रॉस कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी आती श्वास जाती श्वास पे ध्यान दें।
लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकेंड। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आते जाए। अपनी हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर लाएं। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के पीछे ही आंखें खोल लें। सुंदर से मुस्कुराहट के साथ वापस आए। सेल्फ लव करते हुए कहें, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू शेफाली जी, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए। ओवर टू यू शेफाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो लग ही नहीं रहा था कि ध्यान से वापस आए। ऐसा लग रहा था कि बस और गहरे जाते चले जाए। तो चलिए, आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है नेचुरल बर्थ बंडल, जिसके बारे में सबसे पहले हमको उषा मैम बताएंगे। वैसे तो हमारे पिछले 2 दिन में बहुत सारी चीजें एक साथ कवर हुई हैं। तो उसमें बर्थ कैसे कराना है, जिसके बारे में मिडवाइफ सुनीता डांगी ने बताया, और उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, सारे स्टेप्स बताए। तो अब उसके पीछे का जो वो है रिसर्च, उसके बारे में हम हमारे साथ उषा मैम शेयर करेंगे। तो उषा मैम, अब आप बताइए। हम्म, सबको नमस्ते। अम, ये हमारा सौभाग्य है कि हम अ, जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ आध्यात्मिक रोल नहीं ले रहे हैं, उसका फिजिकल जो है वो तो जरूरी है ही। और उस फिजिकल एक्टिविटी जो होती है बर्थ की और प्रेगनेंसी की, आजकल सब लोग यही कहते हैं कि शो मी दी एविडेंस कि ये चीजें काम करती हैं। तो हमने मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जब हम तो मिडवाइफ्स हैं ही, हमारे कॉलेज में सबसे लोएस्ट कोर्स के से लेकर पीएचडी तक होता है। मास्टर्स प्रोग्राम में हमने जब एक रिसर्च उनका विषय रहता है मास्टर्स स्टूडेंट्स का, तो हमारा जो सब्जेक्ट है मैटरनिटी केयर, हमने कहा क्यों ना हम ऐसे उस पर छोटे छोटे रिसर्च करें, मास्टर लेवल का रिसर्च, जिससे महिलाओं को फायदा हो। तो हमने जब शुरू किया 2004-05 में, तब से ही हम ऐसी रिसर्च करते थे जिससे हम महिलाओं को उसकी जो प्रेगनेंसी और बर्थ के दौरान जो तकलीफें होती हैं छोटी मोटी, उनको कैसे ठीक करें, कैसे ठीक रखें, उसे कैसे उसको तंदुरुस्त रखें, और उसका साइंटिफिक बेसिस क्या हो। क्योंकि पढ़ाई तो हम एलोपैथी में ही कर रहे थे, लेकिन फिर ये भी लगता था कि इनकी जो तकलीफें हैं उनको दवाइयों और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स से ठीक करने के बजाय अगर हम कुछ प्राकृतिक मेथड्स को भी इन्वॉल्व करें तो शायद उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, हम ज्यादा प्रकृति की ओर जाएंगे। तो हमने योगा, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, इन सब विधाओं को भी जोड़ा। इवन शुरू शुरू में थोड़ा ऑब्जेक्शन भी होता था। जैसे हम कॉन्फ्रेंस में कोई अटेंड करते थे, वहां हम पेपर प्रेजेंट करते थे हमारे स्टूडेंट, कि हमने योगा की ये वाली पद्धति को लेके इस काम को महिलाओं में देखा कि उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। तो मुझे लोग कहते थे आप योगा को प्रमोट कर रहे हो, तो हम कहते थे कि क्यों, उसमें क्या गलत है।
अगर इवन इफ आई एम प्रोमोटिंग योगा, इफ इट हेल्प्स अस, एंड ये हमारी ही हिंदुस्तान की ही तो पद्धति है, पुरानी पद्धति, क्यों ना करें। तो हम करते रहे, और हमारे साथ दूसरे लोग भी जुड़ गए, और फिर तो हमने 2005 में ही शुरू किया, और हमारा बर्दिंग सेंटर तो 2016 में आया। तब तक हम इतने रिसर्च इस तरह की कर चुके थे कि जो महिलाओं के इसी के इर्द गिर्द किया हमने, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में, कि कैसे हम उनकी उनको ज्यादा तंदुरुस्त रख पाए। तो ये हमारी स्टडीज हैं। मैं अब शेफाली, अगर आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। नहीं, एक नहीं, आप बताइए क्या नहीं, प्रोजेक्ट करना है। ये पिक जो है नेचुरल अच्छा। बर्थ, इसको इसको अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसा है कि हमने इसको ये रिसर्च की हमने ऑल तो बहुत सालों में। और जब फाइनली फिर हमने पहले ओपीडी शुरू की थी, आउट पेशेंट में मदर्स को देखते थे, उनको तैयार करते थे। जब उनको तैयार करते थे उस वक्त हम उनको योगा, प्राणायाम, अरोमा थेरेपी, इन सब के बारे में बताते थे और उनसे करवाते। और करवाते करवाते हमारी ये रिसर्च स्टडी जो थी वो होती गई, वो पब्लिश भी हुई। और फिर जब हमने बर्थिंग सेंटर बनाया, तो जैसा हमारे इसमें होता है, जो क्रिटिकल केयर में बोलते हैं वैप बंडल, यानी वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड जो है, उसके लिए एक सेट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस ये होता है। तो हमने जो अपना सेट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस विच हेल्प्स विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, उसको हमने नेचुरल बर्थ बंडल बोला। और हमने देर आर 14, और लगभग 14 तरह की की एक्टिविटीज हैं जिस पे हमने ये रिसर्च की। और उसमें कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाकी ज्यादातर चाइल्ड बर्थ के दौरान हमने वो यूज किया, और उसके अच्छे रिजल्ट्स देखे, और उसको हमने अप्लाई किया, और उसको हमने ये बंडल बोला। अब ये बंडल में ऐसा है जैसे कि टू स्टार्ट विद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिगिनिंग में मदर को हॉर्मोन्स के कारण मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन हमने एक्यूप्रेशर का एक पार्ट, एक वो लिया पॉइंट, जिसको हम P6 बोलते हैं, ये हाथ पे रहता है यहाँ पे। तो उस पॉइंट को लेके उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो उससे मॉर्निंग सिकनेस का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, वो अच्छा फील करती है। तो ये स्टडी हमने की, तो ये टू स्टार्ट विद कि ये वाली हो गई। फिर हाइड्रेशन थेरेपी कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्यों अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी एज वेल एज ड्यूरिंग लेबर, खास करके लेबर के वक्त उसका बहुत काम रहता है, उसको भी हमने स्टडी किया। फिर प्राणायाम के इफेक्ट, खास करके कि सम प्राणायाम, कुछ जैसे कि अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम एक तरफ से लेना, कल भी मैडमों करके दिखाया था सरिता मैडम ने। तो उससे इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि एक तो वो बहुत सहज हो जाती हैं, और पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है। दूसरा, उसका इफेक्ट हाई ब्लड प्रेशर पे हो गया है कि हाँ, ये सिर्फ इसमें नहीं है, इवन मेडिकल जो हार्ट केसेस हैं उसमें भी इन लोगों ने प्रयोग किया। हम लोगों ने ये महिलाओं पे प्रयोग किया कि अगर वो अनुलोम विलोम शुरू से करती हैं तो उनको जो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, प्री एक्लेप्टिक टॉक्सीमिया है, जिसमें बीपी बढ़ जाता है महिलाओं का, खास करके प्राइमरी जो पहली बार गर्भवती होती है उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलोंग विद अदर थिंग्स, अब प्योरली तो हमने, देखिए हमारी जो रिसर्च है, इट्स बिहेवियरल रिसर्च, सोशल रिसर्च हम कहेंगे, प्योर साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती है, नहीं, पॉसिबल नहीं होती है। क्योंकि अगर हम उसको ये कहते हैं कि तुम अनुलोम विलोम करो, उसके साथ साथ हम उसको योगासन भी करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने रिसर्च में पढ़ा, हमने बहुत सारे ऐसे वो पढ़े ड्यूरिंग आवर लिटरेचर रिव्यू कि हाँ इससे ये कम होता है, तो हमने उसमें उसका इफेक्ट हमने अपने मदर्स में भी देखा कि रेट ऑफ पीईटी, प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया, हमारे इन मदर्स में कम था। तो ये हो गया, ये तो हो गया कि अनुलोम विलोम। फिर
प्राणायाम में ही भ्रमरी हेल्प्स अ लॉट। भ्रमरी से पूरा हमारा ब्रेन और उसके आसपास जो स्पाइनल ये होता है, CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो वाइब्रेट होता है भ्रमरी करने से। वाइब्रेट होने से ब्रेन गेट्स फ्रेश ब्लड सर्कुलेशन, एंड वहाँ की जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो सारी वाइब्रेट होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, विच कीप्स आवर ब्रेन इन ए गुड कंडीशन। उससे प्रेगनेंसी में क्या फर्क पड़ता है या उसमें उसमें वो नहीं एग्जैक्टली नहीं पता। अनुलोम विलोम जो है वन ऑफ द ये इसका इफेक्ट देखा है। फिर इसका ये डीप ब्रीदिंग, जिसको आप योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। डीप ब्रीदिंग मीन्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग। हम उसको 3 स्टेप्स में, उसको सेक्शनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, कि डम्बी ब्रेथ लो, और डेलिबरेटली जो नए लोग होते हैं उनको कहते हैं कि अपना पेट फुला के सांस लो। पेट फुला के सांस लेने का ये है कि आपका डायफ्राम नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तभी तो आपका पेट फूल रहा है। तो सेकंड उसमें हम कहते हैं, ये हो गया एब्डोमिनल ब्रीदिंग नंबर 1। सेकंड में कहते हैं ओके नाउ प्रैक्टिस थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक ब्रीदिंग में हम कहते हैं डेलिबरेटली अपने आर्म्स को साइड में फैलाओ। जब हम सांस लेते हैं इनहेल करते हुए, अपने चेस्ट को साइडवेज फुलाओ, एंड वो करो 2-4 बार। फिर थर्ड है व्हेन यू टेक इनहेल, आप अपने कंधों को ऊपर करो, तो आपका ये पार्ट एक्सपैंड होता है, लंग्स का अपर पार्ट एक्सपैंड होता है। तो आप देखिए कि ये जो बाकी लंग्स तो हमारे एक्सपैंड होते रहते हैं, अपर पार्ट जिसको एपेक्स बोलते हैं, एक तो वो नैरो होता है लंग्स का, दूसरा वो ऊपर होता है, वो यूजुअली एक्सपैंड नॉर्मल ब्रीदिंग में होता नहीं है। इसलिए आम लोगों में जब ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है तो ज्यादातर एपेक्स के में होती है। वो यही एक कारण है कि हमारे लंग्स जो हैं अच्छे से नॉर्मल वे में लोग एक्सपैंड नहीं करते हैं। अब अगर आप सीख लेते हो योगिक ब्रीथिंग यानी डीप ब्रेथ, एक ही, अब ये नहीं कि अलग अलग करना है, एक ही में लंबी गहरी सांस लो जिसमें आपका पेट भी फूलता है, आपका ये थोरेसिक भी फूलता है, और आपका कंधे भी ऊपर जाते हैं, तो आपकी डीप ब्रेथ हो गई। इसकी अगर डीप ब्रेथ की आदत महिला को हो जाती है, शी बिकम्स हैबिचुअल टू टेक डीप ब्रेथ्स, तो ये डीप ब्रेथ जो है वैसे तो नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है, खास करके एट द टाइम ऑफ लेबर, जब उसको पेन्स आती, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उस वक्त उससे डीप ब्रेथ की बहुत जरूरत होती है, जिससे वो अपने आप को बड़े अच्छे से बिना मेडिकेशन के उस बर्निंग प्रोसेस को बड़े आराम से देती है, एंड उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। तो बेबी को अगर मदर ड्यूरिंग लेबर अच्छी ब्रीदिंग करती है, तो बेबी की तरफ जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा कम होता है, बिकॉज ऑफ यूट्रस कंट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा इस्कीमिया हो रहा है। इस्कीमिया के कारण ही दर्द भी है। इस्कीमिया मतलब ब्लड सर्कुलेशन कम होना यूट्रस में एज वेल एज बेबी की तरफ। तो जो यूट्रस में कम होता उसके कारण ही तो दर्द होता है। ये जो कंट्रैक्शन होती है, यूट्रस इज कंट्रैक्टिंग, सो उसके मसल्स को कम ब्लड सप्लाई मिल रहा है, इसलिए उसको उसको दर्द महसूस होता है। तो ये जो अगर उसको डीप ब्रेथ करने की उसे आदत है और वो इस वक्त भी करती है, इन बिटवीन द कंट्रैक्शंस डीप ब्रेथ करती है, इट हेल्प्स अ लॉट इन रिड्यूसिंग पेन। उसको कंट्रैक्शन में जो दर्द है वो कम होता है, एट द सेम टाइम बेबी की तरफ सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। यानी इस पे भी हमने रिसर्च की। तो ये तो हो गया प्राणायाम का। बाकी चीजों में आप अब ये पिक्चर्स देख रहे हैं, नंबर 1 पे आ रहा है, समवन प्लीज वो करो, पॉइंट इट आउट। उसका हस्बैंड उसके साथ चल रहा है, ये गर्भवती महिला है, उसका हस्बैंड उसके साथ चल रहा है। तो हमने इस पे स्टडी की थी। एक वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स शी डिड अ स्टडी कि हस्बैंड्स को अगर हम अलाउ करते हैं मदर के साथ ड्यूरिंग लेबर, पूरा थ्रू आउट, जब फर्स्ट स्टेज है पेन आ रही है और जब वो सेकंड स्टेज में बच्चा पैदा हो रहा है, तो महिला को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शी हैड डेफिनेटली मोर ट्रस्ट एंड कम नियरनेस विद हर हस्बैंड। तो वो उसकी स्टडी में बताया गया कि इट हेल्प्स अ लॉट। तो ये हमने इसको भी हमने अपने बंडल में डाला। फिर आप ये देख रहे हैं
अब मैं इसी के द्वारा बताऊंगी। ये स्क्वाट कर रही है, इसके बारे में शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्क्वाट करते हैं, नीचे का हिस्सा इतना बढ़िया प्लाएबल हो जाता है। अब मसल्स, हमारे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स, वो स्ट्रांग भी होते हैं, प्लाएबल भी होते हैं, स्ट्रेंथ भी उनमें आती है। तो एट द टाइम ऑफ नेचुरल नॉर्मल विजाइनल बर्थ इट हेल्प्स अ लॉट। तो इसको हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी करवाते हैं, और उस वक्त भी सेकंड स्टेज में, कल परसों जब सुनीता ने बताया कि बहुत सारी महिलाएं इस पोजीशन में अपना बच्चा पैदा करने के लिए ज्यादा समझती हैं कि हाँ दिस इज बेटर, तो करती हैं। और मुझे उसने ये भी भेजी थी, पिक्स भेजी थी, जिसमें स्क्वाट करती हुई बेबी पैदा कर रही है उसके इंस्टीट्यूशन में। हमारे इंस्टीट्यूशन में ये था कि वो बेड पे थी। हमारा बेड काफी चौड़ा चौड़ा रहना चाहिए, जहां वो बर्थ होता है ना मदर का, दैट बेड शुड बी लिटिल वाइड, सो दैट वो हिल के अपना ऑल फोर्स पे भी आना चाहती है तो वो आ सकती है। सो ये प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, स्क्वेटिंग, एंड ड्यूरिंग दिस ऑल्सो। उस पर भी रिसर्च की, जहाँ हस्बैंड इज मसाजिंग, कोई भी कंपेनियन जो साथ में होता है, क्या है कि महिला मदर है, उसके साथ नर्स है, मिडवाइफ है, वो सारा अपना काम कर रही है, लेकिन उनके पास उतना समय नहीं होगा और काम भी करना। तो इसलिए अगर कंपेनियन साथ में रहते हैं तो वो कंपेनियन जो है वो मसाज भी करेगा, उनको सिखा दिया जाता है। इसीलिए जो कंपेनियंस होते हैं उनको हम प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स में भी साथ में वर्कशॉप्स उनके साथ करते हैं, सो दैट उनको भी मालूम है कि एट दिस टाइम जब उनकी ज़रूरत होगी, जब वो मदर के साथ रहेंगे उसके बर्थ के दौरान, तो ये सब उनको समझा दिया जाता है, और वो करते हैं, एंड द मदर फील्स, बहुत अच्छा लगता है उनको। गर्भ संस्कार के म्यूजिक, ये हमने ऑलरेडी बहुत बात की है, और ये और भी हम आपको दिखाएंगे कि हम उसमें क्या क्या लेते हैं। म्यूजिक अभी बताया मुझे डॉक्टर साहब का, उनका तुषार का एक इंटरव्यू आ रहा था, जिन्होंने ये बुक लिखी है, कि हमने हॉस्पिटल में जयपुर में गायत्री मंत्र जप का म्यूजिक वो लगा देते हैं, और वो धीरे धीरे चलता रहता है, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, माहौल बड़ा अच्छा बनता है, और मदर को स्ट्रेंथ मिलती है। सो गर्भ संस्कार उनको शुरू से सिखाया जाएगा। ये काफी बड़ा चैप्टर है, और शेफाली जी ने बड़े अच्छे से इसको लिया है, और भी आगे हम इस पे मेरे ख्याल से एक फुल 1 सेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो वेरी नाइस। तो ये भी हम रखते हैं, हमारे उसमें है, बंडल में आता है। देन यू कैन सी हियर बर्थिंग बॉल, यूज ऑफ बर्थिंग बॉल बहुत इफेक्टिव है। उस पे बैठती हैं लास्ट में प्रेगनेंसी में बैठती हैं, सीखने के लिए कि तुमको जब पेन्स आएंगी तो इस तरह से बैठना। हाँ, लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में उस पे बैठ के एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, करती हैं महिलाएं। और फिर जब वो बच्चे के लिए आती, मैं डिलीवरी वर्ड क्यों नहीं यूज करी, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में डिलीवरी वर्ड नहीं है, बर्थिंग बोलते हैं, बर्थ बोलते हैं। तो चाइल्ड बर्थ के लिए जब वो आती हैं तो उस पे हम उनको बिठाते हैं, एंड 1 पर्सन होल्ड्स हर, सामने से पकड़ते हैं क्योंकि बैलेंस बनाए रखना है, और फिगर ऑफ 8 का उसके ऊपर घुमाते हैं। ये हमने खास करके ये फिगर ऑफ 8 हमने प्रियंका से सीखा था। प्रियंका इडिकुला, उसका अपना सेंटर चलता है, बर्थ विलेज बोल के, उसमें कोची में है, शायद साउथ में है। तो हम एक वर्कशॉप में थे, साथ में हम लोग करवा रहे थे, हमारी वर्कशॉप, हमारी थी वो वर्कशॉप, और उसमें प्रियंका आई, तो प्रियंका टोल्ड अस कि ऐसे ऐसे फिगर ऑफ 8 में करते तो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा, इसके ऊपर वो जंप करती है जब बॉल के ऊपर, तो बेबी कम्स डाउन। आप देखते होंगे ना, हम जब पहले गेहूं भरते थे घर में, एक बोरी भरते हैं, बोरी भर के हम उसको पकड़ के ऊपर नीचे करते, सो दैट दिस गोज डाउन, गेहूं नीचे चले जाते हैं। तो ये ग्रेविटी से होता है। तो इसी तरह से जब हम महिला जो है एट द टाइम ऑफ लेबर, वो बॉल पे बैठती है और ऊपर नीचे जंप करती है उसी के ऊपर, आफ्टर ऑल समबडी इज सपोर्टिंग ऑल्सो, इट हेल्प्स द बेबी टू गो डाउन। वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो मैंने एक हमने रिसर्च स्टडी शुरू में जब हम कर रहे थे, उस वक्त मैंने आई रिमेम्बर, मैंने भुवनेश्वर में प्रेजेंट की थी। उसमें हमने कंपैरिजन दिया था 3 स्टडीज का, बॉल, यूज ऑफ बॉल, मसाज, एंड थर्ड वाज कोई एक स्टडी थी। इन तीनों में जो कंपैरिजन किया था, बॉल के रिजल्ट्स वर मैक्सिमम, यानी
period, total period that mother takes for first stage labor, second stage labor. दूसरा डायलिटेशन, सर्विक्स का डायलिटेशन हो रहा है तो वो कितना फास्ट हो रहा है, ये दोनों तीनों चीजें, एंड रिलीफ ऑफ पेन, टाइम the mother takes to go through the process of labor, और उसका फीलिंग ऑफ पेन विदाउट मेडिकलाइजेशन, हाउ मच उसको दर्द में कितना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील करती है, और तीसरा सर्विक्स डायलेट कितना हो रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम। ये तीनों में बॉल के रिजल्ट सबसे अच्छे आए थे, इसलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं और मदर को भी बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये आप देख रहे हैं, ये है पेरिनियल मसाज की जाती है फ्रॉम 34 वीक्स डाउनवर्ड्स। हम लोग मदर को कहते हैं अब अपने पेरिनियम को ऑयल से मसाज करो, उसको सिखा दिया जाता है। उस पे जो हमने किया, उसके बाद एपिजॉटमी रेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि पेरिनियम जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, मसाज कर करके वो स्ट्रांग हो जाता है एंड प्लायबल हो जाता है। देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रांग से मतलब कि कैन बेयर द वेन, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, और फिर उसके बाद वो टीयर हमको एपिजॉट में नहीं देनी पड़ती, अपने आप निकलता है। तीसरा जो उस दिन ये बता रही थी सुनीता कि इनकॉन्टिनेंस जो हो जाता बाद में मदर्स को, जो विजाइनल डिलीवरी का, एक लोगों को डर रहता है कि हमें यूरिन में बाद में यूरिन नहीं होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि पेरिनियम थोड़ा लूज हो जाता है। इस चीज को भी इट हेल्प्स। हमने उस पर रिसर्च नहीं शो किया, लेकिन हमने ये देखा कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। देन निपल स्टिमुलेशन, उसके बाद वाला है निपल स्टिमुलेशन। किसी को बोला जाता है ये निपल स्टिमुलेशन लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको ये है कि मेरी डेट आ गई और डॉक्टर ने कह दिया ये डेट में तुम्हारी पेन नहीं शुरू होंगी, तुम आके एडमिट हो जाना और तुमको हम इंड्यूस करेंगे, पिटोसिन शुरू करेंगे और आपको पेन शुरू करेंगे। तो हम उनको कहते हैं कि अगर आप लास्ट वीक्स 2 वीक्स में निपल स्टिमुलेशन करते हैं और बेबी की ग्रोथ वगैरह सब बढ़िया है, तो समय पर आपको दैट निपल स्टिमुलेशन हेल्प्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। नॉर्मल भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, अगर स्टिमुलेट करे निपल तो और जल्दी प्रोड्यूस होता है, समय पर प्रोड्यूस होता है। एंड इवन अगर उसको कह दिया कि तुम्हारी पेन्स नहीं आएंगी, तो हम उनको कहते हैं शुरू कर दो निपल दिसिंग, एंड वी स्टिल हैव 2 more वीक्स। जरूरी नहीं है जो डेट आपको मिली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो हम कैलकुलेट करते हैं उस पे नहीं है, इट कैन बी 2 वीक्स दिस साइड 2 वीक्स दैट साइड, तो हम आगे समय ले सकते हैं। पर बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, क्योंकि अभी भी मदर्स आर गेटिंग एडमिटेड अंडर डॉक्टर्स, दे आर स्केर्ड, वो हमको 1 वीक देते हैं। वो कहते हैं मैडम अच्छा आपने बोला है कि इसको 1-2 वीक देने, अच्छा हम आपको 1 वीक देते हैं, लेकिन 1 वीक के बाद इसको आना पड़ेगा, हमको इंड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ लिटिगेशन। उनका अभी कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ओके दैट इज सेपरेट थिंग। देन तब अगर हम उसको कहते हैं अच्छा आज से तुम शुरू कर दो, 3-4 दिन में उसको बिल्कुल पेन शुरू हो जाती है, आ जाती है। निपल स्टिमुलेशन पे भी हमारी रत्ना परमार ने स्टडी की थी। दिस इज, आई कांट, ये क्या है, मेरे ये आई कांट टेक इट है कि क्या चीज है, समझ नहीं आ रहा। ओके, हाइड्रेशन, पानी पीते रहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग लेबर। इस पे हमने स्टडीज की कि जिनको पहले मोस्टली क्या होता है हॉस्पिटल्स में खास करके कुछ नहीं खाना पीना, पेट खाली रखना है, इनकेस तुम्हें सिजेरियन के लिए जाना पड़े तो पेट के अंदर कुछ होगा तो तुम्हें एस्पिरेट हो जाएगा और शी कैन हैव प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये एक डरा दिया जाता था और ये बहुत कॉमन है, कॉमन कि कुछ नहीं खाना पीना, तो उनको कुछ भी नहीं देते, पीने को भी बहुत कम पानी देते हैं या फिर ड्रिप लगा देते थे, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसको खूब अच्छे से फ्लूइड्स लेते रहना है, हाइड्रेशन बनाए रखना है, उनको समझाया जाता है। और ड्यूरिंग लेबर इसका बहुत बड़ा रोल है कि हम उसको हाइड्रेटेड रखें, बिकॉज आप देखिए आप कुछ थोड़ी सी मेहनत करने लगते हैं ना, तो थोड़ी देर में आपको प्यास लगती है। आप फिजिकल वर्क में, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अगर कोई फिजिकल वर्क करती हूँ तो मेरे को आधे घंटे में प्यास लग गई और मैं जाती हूँ पानी पीने के लिए।
दैट मीन्स उसका फिजिकल वर्क इतना हो रहा है, यूट्रस इज कंट्रैक्टिंग, पुशिंग द बेबी डाउन, सो शी नीड्स मोर वाटर, यानी फ्लूइड किसी भी फॉर्म में। वाटर के साथ अगर हम उसको जूस, सूप, ऐसी चीजें देते हैं तो उसको एनर्जी भी मिलती है। सो हमारे इसमें है कि फ्लूइड को लेते रहना है अपनी इच्छा के अनुसार, एज वेल एज कभी कभी वो डरी हुई सी होती हैं और पहले से एक दिमाग में पड़ा होता है नहीं नहीं मना है, डॉक्टर चुपके से आके बोल देते हैं कुछ भी, तो वो पीती नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम उनको पानी पिलाते रहें। इसका भी हमारे रिसर्च में बहुत बड़ा अच्छे रिजल्ट्स बताए गए कि हाइड्रेटेड रहती हैं तो कंफर्टेबल रहती हैं, पेन भी कम फील होता है, प्रोसेस भी अच्छे से चलती है। ये हाइड्रोथेरेपी दूसरी फॉर्म है पुटिंग देम इन वाटर टब। हम लोगों ने वैसे तो वाटर बर्थ भी होता है, लेकिन हम लोगों ने वाटर बर्थ कभी नहीं किया। हम उसको वाटर के टब में लेटने को बोलते, गर्म बढ़िया अच्छा सा कुनकुना पानी जो उसको कंफर्टेबल फील हो, इतने टेम्परेचर वाला पानी, और उसमें बैठने के भी शी कैन सिट अप एंड होल बॉडी रिमेन्स इन वाटर। तो दिस यूज टू बी, इससे क्या होता है, हल्का फील होता है, बॉयंस होती है पानी की, उससे पेन कम महसूस होती है एंड हल्का फील होता है। तो मैंने पिछले दिनों, मुझे फर्नांडिस में जब कॉन्फ्रेंस करनी थी, एक वर्कशॉप में इंडिकॉर के साथ कर रही थी, तो उसने मुझे कहा था कि आप हाइड्रोथेरेपी पे अपना बताना। तो आई आस्ट, मैं मेरी पुरानी मदर्स को मैंने फोन करके उनसे इंटरव्यू लिया एक क्वालिटेटिव रिसर्च की कि हाउ डिड यू फील। दे सेड कि मैडम जब हम पानी में जाते थे तो हमें बहुत कम पेन फील होता था। एक ने तो बोला कि जैसे मेरे को पेन्स आ रही थी, मैं वाटर में गई तो मुझे पेन्स बंद हो गई, मतलब बंद नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, बट शी इज नॉट फीलिंग द पेन। शी सेड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मैं कहती मुझे बाहर नहीं आना है, मुझे पूरा लेबर यहीं करना है। तो लेबर के दौरान हाइड्रोथेरेपी, सिटिंग इन वाटर और इवन शावर लेने से भी बहुत फायदा होता है, एंड दिस हैज बीन एविडेंस बेस्ड है। ये है मेडिटेशन वो तो आप देख ही रहे हैं कि मेडिटेशन हेल्प्स एवरीबॉडी, और मदर को तो बहुत हेल्प करती है। पेन रिलीफ के लिए ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हम यूजुअली यूज करते हैं ड्यूरिंग लेबर, वो है SP6 पॉइंट, वो पाँव में है, दिखाया गया यहाँ पे। वो डिस्मेनोरिया होता है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव पाया गया है। इस पॉइंट को हम बीच बीच में जब उसको पेन आ रही है तो उसको प्रेस करते हैं एक्यूप्रेशर, और ये LI4 पॉइंट है, ये वाला अपने हाथ के यहाँ पे, तो इसको भी करते हैं। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पाया गया। SP6 तो ठीक है करते थे, लेकिन हम ज्यादा ये वाला करते थे अपने मदर्स के साथ, मदर्स को भी अच्छा लगता था, एंड इट वुड रियली हेल्प। तो जब पेन आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, उस वक्त इसको किया, जब तक कॉन्ट्रैक्शन चलेगी तब तक करते रहे, फिर रिलैक्स किया, लेट हर टेक अ डीप ब्रेथ, दैट वुड हेल्प। सो एंड देन आफ्टर ऑल आई हैव पुट हियर डीप ब्रेथ। लमाज में भी डीप ब्रीदिंग ही बताई जाती है, पैटर्न ब्रीदिंग बोलते हैं उसको। लाइक दिस, ऑल दिस, इन सब से बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। और हम ये, इसको हम बोलते थे मदर को कैफेटेरिया चॉइस। एक बार हम जब पढ़ते थे, कैफेटेरिया चॉइस का तो समझ में आ ही जाता है कि व्हाट इट इज, यू गो टू अ कैफेटेरिया, अपने चॉइस की चीज लो और ऑर्डर करो। यहाँ पे उनको कहते थे ये सब है, इसमें से आप जितनी मैक्सिमम कोई तो बहुत जरूरी है, जैसे पानी पीना बहुत जरूरी है, पर बाकी चीजों में, अच्छा वार्म कंप्रेसेस, दिस वाज वार्म कंप्रेसेस, समझ नहीं आ रहा था उसकी फिर कैची नहीं है, वार्म कंप्रेसेस हेल्प अ लॉट। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम सारी चीजें करें। मदर को जो अच्छा लगे, जैसे उसको स्क्वाट में नहीं बैठना है, इट्स ओके, तितली में बैठ जाओ, चटाई पे बैठो, तितली आसन कर लो, उससे भी हेल्प होती है, वो इसमें नहीं डाला गया है। लेकिन हमने क्यों एविडेंस बेस्ड बनाया, बिकॉज आजकल बोलते हैं आप नेचुरल बर्थ की बात करते हो, नेचुरल में तो हाउ कैन यू कॉल इट इज साइंटिफिक, क्योंकि आजकल के लोग हमको क्वेश्चन करते हैं। तो हमने कहा कि इट इज साइंटिफिक ऑल्सो। तो उससे क्या होता है कि पीपल हैव लिटिल मोर ट्रस्ट इन यू, कि यू आर नॉट ओनली टॉकिंग इन हवा में नहीं बात कर रहे हैं आपने इन सब चीजों को किया है। अब ऐसा है कि इनमें सब कुछ हमने रिसर्च किया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर रेप्लिकेटेड द स्टडीज डन अर्लियर, और कुछ हमने सिस्टमैटिक रिव्यूज किए
क्योंकि हम प्योर स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हमने सिस्टमेटिक रिव्यू किए। तो उसके सो दिस इज वी कॉल इट नेचुरल बर्थिंग बंडल। एंड मैं चाहती तो इसको कॉपीराइट कर देती, लेकिन हमने इसको कॉपीराइट नहीं किया, ये सबके लिए है। एंड हमने फिर एक बात होती है रिसर्च में, लोग बोलते हैं कि आपने एक ही जगह पे स्टडी की, थोड़े से लोगों पे स्टडी की, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। हमारा कहना ये होता, आपने अपने इंस्टीट्यूशन में स्टडी की, आपने इन लोगों के बीच में स्टडी की, इस जगह पे इन परिस्थितियों में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हमने इसको अप्लाई किया और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स पाए। और अब ये चीज जगह जगह पे लोग कर रहे हैं। वेरेवर आई डू माय कॉन्फ्रेंसेस, वहाँ हम ये बात करते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट। अब ये कोई कह नहीं सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो साइंटिफिक नहीं है। सो दिस वाज द बेसिस के हम इसको साइंटिफिक भी कहलाना मांगते हैं। हमें खुशी है कि हम अपने नेचुरल बर्थ को पूरे अपने एंशियंट, एक एक्सट्रीम हमारी है कि एंशियंट जो ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों से मिला, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे उस पे है, एक्सटेंट पे है कि हम इसको साइंटिफिकली भी प्रूव करते हैं कि यस इट इज इफेक्टिव एंड इट हेल्प्स। तो इसके हेल्प तो है ही कि इट हेल्प्स टू अवॉइड अननेसेसरली मेडिकल इंटरवेंशन जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर बॉडी इटसेल्फ हैज गॉट ऑल दैट कैपेसिटी। हमारी बॉडी में उतनी कैपेसिटी है कि ये सारी प्रोसेसेस, हम यहाँ तक की बीमारियां भी हम अपने आप ठीक कर सकते हैं। पर ये तो है ही नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इसको हम अपने लेवल पे अपने शक्ति से क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब करके हम मदर की जो अंदर शक्ति है उसी को आगे वो उसको जगाते हैं, शक्ति को जगाते हैं कि हाँ यू आर केपेबल। और शी बिकम्स कॉन्फिडेंट एंड शी इज गॉन थ्रू। और मेरी बहुत सारी मदर्स ने इस चीज को बहुत पसंद किया, उनके टेस्टिमनीज भी हमारे पास हैं कि दिस वाज वंडरफुल, और बच्चे के लिए भी ये बहुत अच्छा था। तो दिस इज ऑल अबाउट शेफाली, मेरी तरफ से ये हो गया नेचुरल बर्थिंग बंडल के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक चीजें और क्लियर होती हैं जितना हम बात करते हैं, जितना हम सुनते हैं, उतना थिंग्स बिकम मोर क्लियर। वी ऑल्सो रियलाइज इट्स वैल्यू मोर एंड मोर। तो ये जो आपने वर्ड बोला ना कि उसकी शक्ति को जगाना, तो पोटेंशियल तो है, लेकिन जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। सो अगर जो महिला की जो आंतरिक शक्ति है, अगर उस वो हम चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस हो, तो उस एक्सप्रेस हो पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। So from that angle, this entire discussion is very, very useful. कि we understand how the things are, है ना? So इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने अब आगे बढ़ते हैं कि एक बार बर्थिंग हो चुका है तब क्या, बर्थिंग के बाद हाउ डज वन टेक केयर। तो इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मिडवाइफ सुनीता जी ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट 1 आवर में स्किन टू स्किन कांटेक्ट ऑफ द बेबी, है ना? और तुरंत जो है जो बेबी है वो तुरंत क्रॉल करके मदर के ब्रेस्ट के पास पहुंच जाता है। और तीसरा उसने ये भी बताया कि कैसे जब फर्स्ट 1 गोल्डन मिनट जो होता है, वो जो समय है जब बेबी खुद ही सकल करता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्लेसेंटा का एक्सपल्शन है वो प्रोसेस भी बहुत स्मूथली हो पाता है। तो उसी उसी जर्नी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग क्या क्या चीजें हैं जो केयर हम कर सकते हैं। तो अब जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इट इज नॉट जस्ट अबाउट फूड, है ना? अब इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें बेबी का जो नर्सिंग है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से ही हो, नंबर 1 पॉइंट। एंड सेकेंड इज बेबी को अपनी गोद में रख के ही किया जाए, वर्सेस कि हम जो है वही
ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पंप आउट कर रहे हैं, बॉटल में भर रहे हैं और पिला रहे हैं, और हम तो बोल रहे हैं हम तो ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हैं. So nursing the baby in one's own arms has a very important effect on the baby. तो यहाँ पे इस लेखक यही बता रहे हैं कि जो पूरा अनुभव है कि बेबी को अपने हाथ में होल्ड करना, बेबी माँ की ओर देखता रहता है, माँ बेबी की ओर देखती रहती है, तो वो जो पूरा टच का एक्सपीरियंस है, आई कांटेक्ट का एक्सपीरियंस है, ये मदर की जो साउंड है, मदर की जो बॉडी की स्मेल है, ये सारी चीजें बेबी को बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है. सो ऐसे जो बेबी हैं जिनको मदर खुद अपने हाथ में पकड़ के नर्स करती हैं, तो बेबीज में जो सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी है वो बहुत हाई होता है. तो जैसा कि हम सुनते हैं कि बहुत सारी वर्किंग मदर्स दे मे नॉट हैव टाइम, सो आफ्टर 3 months वो लोग जो है अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप करके एक बॉटल में भर के रख देते हैं, एंड देन घर पे जो भी होता है वो उनको फीड करता है. तो वो एक प्रैक्टिस है, लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके पीछे इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट्स अबाउट डिलीवरिंग द इमोशनल सिक्योरिटी. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम कैसा चाहते हैं, इमोशनली सिक्योर कि इमोशनली इनसिक्योर. तो ये शुरू होता है फर्स्ट 1 hour से, फिर फर्स्ट 24 hours एंड फर्स्ट 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विद इन वंस ओन हैंड्स. एक और बहुत खूबसूरत बात है कि बेबीज रिमेम्बर देयर टाइम इन द वोम्स. तो ये जैसे कि हम बोलेंगे ये कैसे, उसका ब्रेन तो डेवलप धीरे धीरे होता है, तो हाउ कैन यू से कि द बेबी इज रिमेम्बरिंग. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पाए गए हैं कि जो बच्चे पैदा हो चुके हैं और उनको कुछ ऐसे चीजें याद रह जाती हैं, या कुछ ऐसी मेंटल इश्यूज होती हैं, या कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं टू देयर वूम्ब टाइम. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज जो माइंड होता है वो कंप्लीटली एंड फुली बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, एंड देयरफॉर जो भी माइंड फील करता है उसके सारे इम्प्रेशंस, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके सारे इम्प्रेशंस जो है बेबी में रहते हैं. तो इसलिए वंस अगेन इट इज इम्पोर्टेंट कि हम किस तरह का एक्सपीरियंस उस बेबी को दे रहे हैं. ठीक है. फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है कि जो नेक्स्ट 24 घंटे हैं उसमें बेबी पे ऑलरेडी एक वाइट वाइट नेचुरल मटेरियल है जो उससे चिपका हुआ है, और जिसको वर्निक्स कैसियोसा उसका टेक्निकल नाम है. तो उसको जबरदस्ती हटाना, जबरदस्ती बेबी को बहुत रगड़ना, पानी से नहलाना. तो पहले 24 घंटे जो है नहलाने के बजाय सिर्फ आपने हल्का पोंछ दिया और उसको रैप कर दिया बेबी को अच्छे से, उसका जो हेड है, हेड को भी एक टोपी पहना पहना दी, और सारा ऐसे किया जिससे कि जो बेबी का बॉडी है जो अभी अभी इस नए वातावरण में आया है, वो एक नए वातावरण में अपने आप को अब एडजस्ट कर रहा है. तो हमें कोशिश करना है कि हम कैसे उसको हेल्प कर सकें जिससे कि उसकी बॉडी की जो नेचुरल गर्माहट है वो लूज ना हो. तीसरी भाग जो समझने की है कि बेबी जो है पहले 24 घंटे में 8 से 10 बार पेशाब करता है, छोटी छोटी अमाउंट, है ना. और जो पहला मल निकलता है, जो फर्स्ट स्टूल होता है, वो हल्का काला रंग और वो चिपचिपा होता है. और जैसे जैसे मल निकलता रहता है धीरे 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 करके उसका येलो टेक्सचर बनता है. तो ये सारी बातें सामान्य होती हैं, है ना. दूसरा, हम बेबी को ऐसा नैपी पहनाएं जो कॉटन हो, होममेड हो, न कि फर्स्ट टाइम पे ही जो मार्केट में मिलता है उसको तुरंत हम पहना दें. सो कोशिश करें जितना हम
बहुत सॉफ्ट चीजें, नेचुरल चीजों को यूज करें टू कवर द बेबी। छठी बात, जिस बेड पे मदर लेटी है उसी बेड पे बेबी को भी साथ में रखना है। बेबी को एक सेपरेट बेड पे नहीं रखना है। अगेन बात यहाँ पे यही हो रही है कि बेबी को जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो महसूस होती है जो वो अपनी माँ के साथ रहता है। ओके। फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में जो बहुत एसेंशियल वैक्सीन हैं जिसमें बीसीजी और पोलियो ड्रॉप्स होती हैं, उस उसको हमको देने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ओवरऑल जो पोस्ट नेटल केयर है जो 6 हफ्तों की मानी जाती है, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट लाइक 40 डेज 45 डेज, है ना। तो ये जो पीरियड है ये बहुत जरूरी है कि एक जिसने अभी अभी बर्थिंग दिया है, अभी अभी उसका प्रसव हो चुका है, बेबी बाहर आ गया है, तो अब उसका जो केयर है वो ठीक से होने की जरूरत है। तो ईट वेल एंड रेस्ट वेल ये दोनों की जरूरत होती है। तो क्योंकि बहुत सारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए थे पिछले 9 महीने में, गर्भाशय का जो साइज है वो भी चेंज हुआ, गर्भाशय का पोजीशन भी चेंज हुआ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ये पिक्चर डाली है। ये पिक्चर ये बताने की कोशिश कर रही है कि बाय द टाइम महिला जो है, गर्भवती महिला अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में होती है, तो जो गर्भाशय है वो एब्डोमिनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी उसका साइज भी बड़ा हो गया है क्योंकि बेबी भी अंदर से एनलार्ज हो गया है, कंप्लीट उसका फॉर्मेशन हो चुका है। तो जब बर्थिंग हो चुका है, जब प्रसव पीड़ा के माध्यम से बेबी बाहर आ चुका है, तो ये जो गर्भाशय का जो साइज है जो काफी बड़ा हो गया है, अब ये जो है वापस अपने जो जैसे उसका पहला नेचुरल शेप एंड साइज था वो धीरे 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 करके अपने नेचुरल साइज एंड शेप में धीरे धीरे घटने लगता है। दूसरी चीज, क्योंकि उसने अभी प्रसव किया है तो प्रसव के दौरान जो थकान हुई है उस थकान से उसको उभरने के लिए समय देने की जरूरत है। तीसरी बात है कि क्योंकि ये पूरी प्रोसेस हो रही है तो लगभग 8 से 10 दिन ब्लीडिंग चलता है, क्योंकि गर्भाशय अपनी नॉर्मल नेचुरल साइज में आने वाला है। तो जो भी अंदर गर्भाशय में बहुत सारा म्यूकस फॉर्मेशन हुआ था, एकदम उसको गद्देदार बनाया गया था जिससे कि बेबी अंदर एकदम कंफर्टेबल हो, अब वो धीरे धीरे वो जो लाइनिंग्स थी, जो एक्स्ट्रा लाइनिंग्स थी, वो धीरे धीरे बॉडी उसको शेड करता है, उसको लेट गो करता है। तो ये जो 8 से 10 की ब्लीडिंग होती है, इसके दौरान क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको अलाउ करना है कि जो महिला प्रसव कर चुकी है वो रेस्ट कर पाए। इसीलिए घर में ऐसे लोग उपलब्ध हो जो इस बातों को समझें और उस तरीके से महिला का केयर करें। हर 2-3 मिनट में उसको हिलाना, पूछना अब क्या करना है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तो रेस्ट कैसे करेगी और आप हर बात उससे पूछते रहेंगे तो इसलिए ऑलरेडी इसलिए कहते हैं कि या तो गर्भवती महिला अपने घर में ही, मतलब प्रसव वाली महिला अपने घर में ही प्रसव करे जिससे कि उसकी माँ उसके साथ रहे, घर वाले रहे जो उसको पहले से अंडरस्टैंड कर रहे, या फिर अगर आप स्वयं अपने ही घर में हैं आफ्टर बर्थिंग, तो वहां पे आपका पहले से ही आपके पार्टनर को पता हो, उनके घर वालों को पता हो कि ये जो केयर है, ये जो प्रोसेस ऑफ केयर है, ये भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए इसको 4th ट्राइमेस्टर भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में ईट वेल, रेस्ट वेल और साथ में कीगल एक्सरसाइज है ना। तो जब, जिसके बारे में ऑलरेडी मिडवाइफ सुनीता जी ने बताया था कि जब पेशाब की थैली खाली हो उस समय जो है वहां की मसल्स को अंदर बाहर ऐसा वो दिन में 2 बार, 5-5 बार करती रहे, तो इससे जो पेशाब की थैली की जो वो होती है, जो मुंह होता है, उस पे जो मांसपेशी रहती है वो वापस अपनी स्ट्रेंथ को
ला पाती है। फिर सातवां बिंदु है कि अपनी स्वच्छता को मेंटेन करना। तो क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, तो बार बार उस पूरे एरिया को क्लीन रखना, साथ में अपनी नेल्स को कट करके रखना। तो हम बेबी को होल्ड कर रहे हैं, बेबी को टच कर रहे हैं, तो हमारे नेल्स उसको हर्ट ना करें, वो और हमारे नेल्स में कोई गंदगी ना फंसे, ये बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि साथ में कीगल एक्सरसाइज के अलावा वो और क्या कर सकती हैं। तो जितने भी सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो कि हमको सरिता मैम ने करने सिखाए थे, वो हम कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोस्ट बर्थिंग केयर। तो ये जो 40 दिन का केयर है, इसमें बहुत अधिक व्यायाम भी नहीं करने। हाँ, चलन हलन चलन तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके जो माँ है वो अपने बेबी से भी जुड़ती है और साथ में अपने शरीर की जो वापस स्वस्थता है उसको वापस पा पाती है। इसके साथ में जो उसका आहार है वो बहुत न्यूट्रिशियस होने की जरूरत है, जिससे कि उसकी शरीर की जरूरतें भी पूरी हों और साथ में जो बेबी को अपना दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, वह भी पर्याप्त मात्रा में बेबी के लिए उपलब्ध हो। तो ये दो बातों से अभी हम रुकते हैं कि कैसे हमको केयर करना है। कल के सेशन में हम जानेंगे कि बेबी का केयर कैसे करते हैं घर पे, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, कैसे बर्पिंग करते हैं, नैपी कैसे चेंज करना है, बेबी का मसाज कैसे करते हैं। ये सारे मुद्दों को कल हम जानेंगे। और उसके बाद कल हमारा एक स्पेशल एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होगा, वो भी हम सुनेंगे। तो और फिर हम डे आफ्टर हम लोग जो है फैमिली प्लानिंग और पेरेंटहुड, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, उसको हम कवर करें। तो उषा मैम, अब आप जो बताना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड कीजिएगा। नहीं शेफाली, आपने बहुत अच्छे से ये बताया अबाउट फोर्थ ट्राइमेस्टर। ट्रू, यूजुअली क्या होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, बहुत सारी महिलाएं ये भी फील करती हैं कि सबका ध्यान बच्चे की तरफ, बच्चा बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, तो उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है, उसका पूरा ख्याल भी नहीं रखता है। ये बताती हैं। तो आपने अच्छे से बोला कि उसकी केयर करेंगे तभी वो बच्चे की केयर कर पाएगी। तो बहुत अच्छा था आज का। आप पूछिए सबसे, उनको कैसा लगा। ओके, तो नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेरीज एंड टेकअवेज। यस, सो ओके, तो रजनी जी, शमशाद मैम, नम्रता, रुचिका, बताइए वन वन लाइन में व्हाट वाज योर टेक अवे और क्वेरी। Yeah, so it was good to know about the postnatal care. Like, yeah, as Usha ma'am said, like nobody worries about the mother, then that's very true. Um, so I just have a question about the birthing ball. So the birthing ball. So do we have to use it in the third trimester also, or just during the labor? Yes, we make them use it in third trimester, just to keep a feel of it. How do they feel about it? So no harm. It gives a way to do exercise. I said they can lie on that and then push it, like that. Some exercises they can do. They become used to it, and once they become used to it, they at the time of labor they use it. So it helps in the third trimester also, in bringing down the baby and making the baby, baby negotiates. So baby also feels good. They tell, mothers themselves tell, when we sit on the ball, baby feels, baby is a baby.
चाइल्ड है ना, तो उसको बड़ा मजा आता है, ऐसा मदर्स को फील होता है। ये जो कैट कैमल पोज हम करते थे, तो मदर्स बोलती है आप बच्चे को झूला दे रहे हो, कैट कैमल पोज। तो mothers themselves coin the things that come to their minds. That is why we say each patient or each mother teaches us something new. So this is what we learn from them. They feel good. So they feel good. They tell baby, you look, we are sitting on the, both of us, we are sitting on the ball. तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो उनका 3rd trimester कंफर्टेबल हो जाता है। Thank you. ग्रेट। शमशाद मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कल शमशाद मैम का जो 15 डेज में एक बार जो उनका नेचुरल बर्थिंग सेंटर को लेके बहुत महिलाएं जुड़ती हैं, तो कल उनकी आपस में एक मीटिंग भी हुई है, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, मैं बहुत सोच ही रही थी कि आज इसकी शेयरिंग करूंगी। तो कल बहुत ही अच्छा डे था हम लोगों का, और हर 15 दिन में जो मीटिंग वहां पर हो रही है, तो कुछ नए नए लोग अपने आप ही आ जा रहे हैं। और कल तो मैंने योगा भी वहां पे सिखाया, जो सरिता मैम ने बताया था। तो उसमें से 2-3 मैंने करवाया वहां पर, ज्यादा नहीं करवाया, 3 ही करवाया। बट इतना इंजॉय के साथ वो लोग कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। बहुत एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर था कल का, कि हम लोग ध्यान, उसके बाद योगा, उसके बाद नॉलेज देना कि खान पान कैसे करना, सब कुछ। और सब इतने अच्छे से ले रहे थे, और ऐसे लोग ही जुड़ रहे हैं जो इस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कि मतलब डॉक्टरों से जुड़े हुए हैं वहां पर, ऐसे बच्चों के केसेस दे रहे हैं, ऐसे जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो अपने आप ही जब हम किसी काम पे निकलते हैं ना, तो वो अपने आप ही गॉड वैसा फील्ड बना के ही रखता है कि हम लोग ऐसे लोग से ऑलरेडी जुड़े होते हैं। हर बार 11 लोग रहते हैं टीम में, और कल भी 9 9 10 लोग थे हम लोग, और 3-4 लोग नए आ जाते हैं हर बार टीम में। वो जैसे पिछले वाले नहीं आते, तो कुछ नए आ जाते हैं, तो क्योंकि इस समय रोजे भी चल रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। बट मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीने में बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। जब स्टार्टिंग में 11 लोग थे, और फिर उसके बाद अगले 15 डेज में भी इतने अच्छे से, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में और अच्छा हुआ, और सभी को बहुत अच्छा लगा योगा। वो स्ट्रेचबल वाली जो एक्सरसाइज ऐसे करके करते हैं, जो पंजे के ऊपर, वो बहुत मजा आई सबको करने में। और इतना अच्छा कल का एटमॉस्फेयर था, लग रहा था कि उसको बिल्कुल छोड़े ही नहीं, कोई किसी का जाने का मन ही नहीं हो रहा था। 1.5-2 घंटे की मीटिंग हुई थी, और बुक में जो भी नॉलेज था मैंने इसमें से सुना है। मैंने बुक तो पढ़ी नहीं, लेकिन इसमें से जो सुन करके मैंने बताया, तो उन लोगों को काफी अच्छा लगा। तो मेरा बस यही कहना है कि बस सपना में बहुत जल्द आप लोग को बुलाएंगे, आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पर। और जुड़ते ही जा रहे हैं सभी के सभी, और ऐसा लग रहा है कि क्या चीज मिल गई लोगों को, नई चीज। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है ये जो नेचुरल बर्थिंग सेंटर है, जो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है सपना में। थैंक यू सर मैम, आप थोड़े देर थैंक यू। खाली के हमको वजह आना से। है, बिल्कुल आएंगे। प्लान करते हैं 1-2 महीने के बाद। ये अप्रैल में हमारा थोड़ा बिजी है, हमारे जैसे 11 अप्रैल को हमसे मदरहुड डे मनाते हैं, तो हम उसमें कुछ एक्टिविटी करते हैं। फिर 5 मई को हमारा इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे होता है, उसमें हम एक्टिविटीज करते हैं। मे बी हम लोग उसके बाद आ पाएंगे, तो जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, वहां पे लोग उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट की नर्सिस को भी कांटेक्ट कोशिश करेंगे टू गेट सम नर्सिस देयर। मिल जाएंगे हमको। मैं अपने कॉन्टेक्ट्स ढूंढती हूँ सतना के कौन है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, आप इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। ये एक 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 अच्छी अच्छी दिशा में हम लोग, हमें एक अपने लाइफ का पर्पस मिल जाता है ना, तो लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल है। मैम, तो और अभी शाबाश आप ऑफिस सेंटर भी, बहुत। अभी ऑफिस सेंटर भी खोलने का मन है। अभी तो एक सप्ताह में किया है, अभी अदर जो सप्ताह में और भी जगह है, वहां पर हम्म। जाकर ओपन करने का हम्म। मन है। तो हाँ, हम एक्चुअली दिन भर के वर्कशॉप्स कर लेंगे। हम्म, हम लोग आ जाएंगे, जैसे कि मैं और शेफाली तो आएंगे ही, 1-2 और लोगों को लेके आएंगे। तो वर्कशॉप करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए। बहुत 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 धन्यवाद। ये सब बहुत ही प्रेरणादायी है। आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, मतलब
गजब लग रहा है, गजब। सो ठीक है, अभी हम रुकते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी हम लोगों की। थैंक यू। बाय बाय। बाय।